हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आप सभी को गुड मॉर्निंग। जग गए हैं? चलिए, तो मैं प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड, फतुहा, पटना। तो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास और मैं आप लोगों को कुछ डेराइव क्वांटिटी के SI यूनिट बताया था और अभी कुछ रह गया है जिसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए यूनिट ऑफ शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति के मात्रक, विकृति के मात्रक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सभी जानते हैं। आप क्या जानते हैं? किसी रबर वायर को खींचेंगे तो उसके लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसके लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो उसी को स्ट्रेन कहा जाता है। उसी को स्ट्रेन कहा जाता है। इलास्टिक वस्तुओं में ही, इलास्टिक बॉडी में ही स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीटर, ओरिजिनल लेंथ मीटर कट गया, 1 हो गया। तो 1 यूनिट नहीं है, इसलिए ये यूनिट लेस हो गया। स्ट्रेन इज यूनिट लेस, यानी विकृति मात्रकहीन होती है, मात्रकहीन होती है। ये लंबाई में परिवर्तन अपॉन मूल लंबाई। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन का भी SI यूनिट मीटर, ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 1 कोई यूनिट होता ही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि स्ट्रेन जो होता है क्या होता है? स्ट्रेन इज ए यूनिट लेस। स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी विकृति जो है मात्रकहीन होती है। क्लियर? तो इस बात को लिख लिए हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसको लिखेंगे। हरी अप, यू राइट डाउन दिस मैटर। लिख लिए? लेट अस मूव ऑन। आगे मैं बढ़ूं? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ये स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, मीटर अपॉन मीटर 1 हो गया। यानी स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक होता है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो माय डियर स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या यूनिट होती है? तो आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जानते होंगे
कि m1 मास है, m2 मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इसे दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F वैरी m1 m2, यानी दोनों मास के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स। और ऐसे भी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी बॉडी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसमें रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, केवल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। F इज वैरी m1 m2, यानी F जो होगा m1 और m2 के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और F वैरी बीच के डिस्टेंस के माने बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और दोनों को मिलाया जाएगा तो दोनों में F है, F वैरी m1 m2, F वैरी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब वैरी का चिन्ह हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कैपिटल G जुटेगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देयरफॉर G m1 m2 इक्वल टू F r स्क्वायर, इसे G इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है, न्यूटन के गति के नियम नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये कहता है कि ब्रह्मांड में दो कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों के गुणनफल का समानुपाती हो गया, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स उल्टा। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों के प्रोडक्ट को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस स्क्वायर का। और ये दोनों को मिलाएंगे, एक साथ करेंगे, दोनों में F है, F दोनों में वैरी है, वैरी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये वैरी का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट टर्म G जुटेगा, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा G m1 m2 इक्वल टू F r स्क्वायर, इसे G इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो इसका यूनिट जो है निकाल देंगे, इसी का यूनिट निकालना है। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी का यूनिट हमको प्राप्त करनी है। तो इसको यूनिट प्राप्त करने के लिए G इक्वल टू हो जाएगा F r स्क्वायर न्यूटन, F का यूनिट ऑफ F फोर्स न्यूटन, ये r स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, किलोग्राम 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 स्क्वायर, इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये जो है ये कहीं बदलता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू बताया जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक समान हर जगह रहता है। तो ये आप समझ गए, न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन से ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलता है। क्लियर? तो हो गया ये। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस प्रतिबल, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्लियर। तो एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होती है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये समझ गए मेरे बात को, ठीक है। चलिए ऑल राइट, आप समझ रहे हैं मेरे बात को, तो मेरे बात को समझ रहे हैं ना, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इट मीन्स गेटिंग माई पॉइंट, मेरे बात को समझ रहे हैं आप। चलिए अच्छी बात है, तो ये हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। ये दही और दूध देखे हैं, दही और दूध कौन गाढ़ा होता है, दही, यानी दही का श्यानता गुणांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि दही के मोलेकुल का वेलोसिटी कम होगा, दूध के मोलेकुल का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। एक लीटर दही और 1 लीटर दूध दोनों को गिराएंगे, पहले दूध गिर जाएगा, दही धीरे धीरे गिरेगा, है ना। तो उसमें उसके मोलेकुल्स का स्पीड कम होते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका ज़्यादा होती है। और ये होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एफ इक्वल टू ईटा ए भी बाई एक्स होती है। इसलिए ईटा जो है यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी ईटा ए भी इक्वल टू एफ इंटू एक्स। सब बताएंगे मीनिंग क्या होता है, ईटा इक्वल टू एफ एक्स बटे ए भी, ये हो गया फोर्स, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन ये एरिया इनटू वेलोसिटी, ईटा इक्वल टू, इसको हिंदी भी लिख देते हैं, बल गुने दूरी बटे क्षेत्रफल गुने वेग। ये बल हो गया, ये दूरी हो गया, क्षेत्रफल हो गया, गुने वेग हो गया। और इसका डायमेंशन निकाल देंगे, सॉरी इसका यूनिट निकाल देंगे। तो ईटा ये है, ईटा ऐसे ईटा लिखा जाता है, किसका इंडिकेट है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो गया, ETA, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा द्वारा, ये ईटा हो गया ऐसे, ईटा है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ईटा इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू ईटा ए भी बाई एक्स होती है, इसलिए ईटा ए भी इक्वल टू एफ इंटू एक्स, इसलिए ईटा इक्वल टू एफ इंटू एक्स अपॉन ए भी। फोर्स ये दोनों के बीच में इंटू है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। फोर्स का ऐसा यूनिट निकालेंगे, फोर्स का आप जानते हैं न्यूटन, दूरी का डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो है ईटा का ऐसा यूनिट, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक है। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। इसे ईटा इक्वल टू फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर कट गया न्यूटन, सेकेंड के पावर -1 है, ऊपर गया सेकेंड, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ईटा का ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 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 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से लिखेंगे, हरी अप, यू राइट डाउन।
इसको लिखेंगे जल्दी से माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हरी अप, यू कैन राइट डाउन। तो ये ईटा का को ये निकल गया, ईटा इक्वल टू ये ईटा इक्वल टू एफ इंटू एक्स इंटू ए भी, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, बल गुने दूरी बटे क्षेत्रफल गुने वेग। तो ये ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये हो गया। एफ इक्वल टू ईटा इंटू ईटा ए भी बाई एक्स, ईटा ए भी इक्वल टू एफ एक्स, इससे ईटा इक्वल टू एफ एक्स बाई ए भी, ये एफ हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस गहराई। यदि पानी में जाते हैं आप, नदी में स्नान करते हैं ना, तो नदी में स्नान करते हैं तो जैसे जैसे नदी के अंदर जाएंगे उसका धारा का जो स्पीड होगा वो बढ़ते जाएगा, यानी गहराई है ये। गहराई के साथ जो है, गहराई के साथ क्या होता है, चाल बदलते जाता है। भी जो है गहराई जैसे जैसे बढ़ेगा धारा का जो चाल जो होगा बढ़ेगा, धारा का चाल क्या होगा, बढ़ेगा। और ये एरिया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये लिया गया है, ईटा ए भी इक्वल टू एफ इक्वल टू ईटा ए भी बाई एक्स। ये सब डिफिनीसन आपको बताया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आगे चैप्टर में, मैंने चैप्टर वाइज ये जब शुरू होगा। अभी तो केवल एसआई यूनिट बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, एसआई यूनिट। और ये जितना भी टर्म बताया जा रहा है ये सभी टर्म जो है चैप्टर में आएगा, क्लियर। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, हीट उष्मा इक्वल टू हीट इक्वल टू वर्क डन, किया गया कार्य, ये जूल हो गया, इन शॉर्ट फॉर्म जे, यानी एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट ये जूल हो गया जे, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। उष्मा के एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल। उष्मा के एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल। हीट इक्वल टू वर्क डन, किया गया कार्य के एसआई यूनिट जूल, जे हो गया। इट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, करेक्ट। समझ गया मेरे बात को। तो ये जूल का हो गया, नोट कर लिए, इस सभी पॉइंट को नोट कर रहे हैं ना, कॉपी पेन निकाले हैं ना, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लिख देते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो इसके लिए H इक्वल टू एस एम टी होता है, बताऊँगा सब मीनिंग। H इक्वल टू H बाई एम टी